तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सोलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 412 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिंग अपने ऑरा को फार्म करने लगा था, मतलब सबको अपनी पावर्स का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाने लगा था। और इसी के साथ वो कैफ्यूजी पे लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव अटैक्स भी कर चुका होता है, जो कि बहुत ही भयंकर होते हैं, क्योंकि लूफिंग ने उसमें अपनी खुद की एनर्जी रिजर्व्स को लगाकर अटैक किया था, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग हो चुकी थी। जिसके साथ हमें कैफ्यूजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पान से अपने लूफिंग की फर्स्ट स्ट्राइक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। उसकी पान एक माउंटेन जैसी बड़ी होती है, लेकिन जो फर्स्ट ब्लेड की पावर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, जो कि उसके पान मतलब हथेली को चीरते हुए उसके पूरे बॉडी से जाके टकराती है। और ये पावर बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अब यहाँ पे उसको लगी थी, लेकिन उससे पहले टकराने से वो पावर्स अपने कैफ्यूजी के ऊपर वाइट ब्लेड आर्मर से लगती है। उसके ऊपर पहले से ही वाइट बैटल आर्मर थी, जो कि उसके हाथों पे, चेस्ट पे, पैरों पे, सर पे, हर एक चीज़ पे लगी हुई थी, बस आंखों को छोड़कर। मतलब उसके आंखों पे डायरेक्ट अटैक करके उसको मार डालो, ऐसा तो कॉमिक में हमने देता हुआ देखा है। लेकिन उसके पूरे आर्मर, पूरे बॉडी के ऊपर आर्मर लगी हुई थी। लेकिन आर्मर के होने के बावजूद वहां पर कैफ्यूजी पे अटैक लगती है। और आर्मर कोई छोटी मोटी यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी, बल्कि वो लूफिंग की 70 से 80% ब्लेड पावर्स को रोक दे रही होती है। लेकिन इन सब के बावजूद अपने लूफिंग की पावर्स उस पर जाके टकराती हैं, और कैफ्यूजी के पूरे के बॉडी के हर एक इंच पे वो पावर्स फैल जाती है, जिसकी वजह से अपने कैफ्यूजी की इतनी पावरफुल फॉर्मिडेबल फिजिक्स होने के बावजूद उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपना शुरू हो जाती है। और कह सकते हो कि टूटकर काउंटलेस फिगर्स में इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन कैफ्यूजी यहाँ पे नहीं रुकता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खुश होता है। उसकी आंखें बर्न करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा पावरफुल बैटल पहले नहीं मिला होता है। लेकिन उसी के साथ जबकि लूफिंग ने 3 अटैक्स किए थे, तो पहले ही अटैक्स उसने सहा होता है, लेकिन उसी वक्त सेकेंड ब्लेड भी अपने कैफ्यूजी की तरफ बढ़ता है, और सेकंड ब्लेड पूरी तरह से जगमगा रहा होता है। लेकिन ये अपने फर्स्ट ब्लेड टेक्निक से काफी अलग होता है। ये अपने अंदर अनस्टॉपेबल ऑरा को कैरी किए हुए था, जिसकी वजह से वो व्हाइट बैटल आर्मर तक को चीरते हुए कैफ्यूजी के फ्लेश, उसके मांस तक को तोड़ देता है, काट देता है। और पता चलता है कि जो उसने बॉडी, जो उसके चिथड़े चिथड़े उड़े थे स्किन पे, वो उसके कान, उस अटैक के कारण उसके बॉडीज डजन्स ऑफ फ्रैगमेंट्स में कट जाते हैं। मतलब उसके बॉडीज के भी हिस्से बन जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो हिस्से फिर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मत भूलो ये सारे इमॉर्टल बीइंग्स हैं। यहाँ पर उनके चिथड़े चिथड़े तो होंगे, लेकिन उनकी बॉडी वापस से रीग्रो कर जाएगी, चाहे उन्हें पूरी तरह से तबाही क्यों ना कर दो। अब कैफ्यूजी इस चीज़ को देख कर कहता है मैग्निफिसेंट, मतलब ये बहुत ही काबिले तारीफ है जो कि तुमने मेरे बॉडीज के साथ ऐसी ऐसी कर रखे हैं। वो अपने फ्रैगमेंट में ही थे, वो अपने टुकड़ों में ही था, लेकिन फिर भी वो लूफिंग की तारीफ कर रहा होता है। अब इसी के साथ बूम, थर्ड ब्लेड भी अपने कैफ्यूजी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये थर्ड ब्लेड, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि ये किसी सर्जिंग रिवर की तरह होती है, मानो इसका कोई अंत हो ही ना। और ये थर्ड ब्लेड अपने कैफ्यूजी के वाइट ब्लेड आर्मर को तोड़ते हुए, चीरते हुए डायरेक्टली कैफ्यूजी की बॉडी के अंदर ही चला जाता है। और उसकी बॉडी जो कि पहले जुड़ने लगी थी, वो या उस ब्लेड की पावर से तबाह हो जाती है, और एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन होती है। मतलब कि धमाका, एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा धमाका होता है। पहले ब्लेड स्ट्राइक्स थी, पहला क्या करता है, उसके चीथड़े उड़ाता है, पहले स्किन्स को अच्छे से तोड़ डालता है। दूसरा क्या करता है, उसके पूरे के पूरे बॉडीज के डजन्स ऑफ पीसेस कर देता है। और तीसरा में क्या करता है, ब्लो अप कर देता है, मतलब जितने बॉडीज थे उन सभी को तबाह कर देता है एटम्स में तब्दील करने के लिए। और बैंग 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 ये सब पूरी तबाह हो जाती है, और कैफ्यूजी की फॉर्मिडल बॉडी वहाँ पे खून की लपटों में रहने लगती है, उनमें लहूलुहान हो जाती है, उसकी मांस बचते ही नहीं। कह सकते कि ब्लास्ट होने की वजह से उसकी बॉडी ही तबाह हो चुकी थी। लेकिन हमें पता चलता है कि व्हाइट बैटल आर्मर के अंदर ही उसकी बॉडी फिर से रिफॉर्म होना शुरू हो गई थी। मतलब बंदा इतने भयंकर तरीके से अटैक होकर जख्मी हो गया, घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसकी बैटल आर्मर के अंदर उसकी बॉडी रिसेप होना शुरू हो चुकी थी। अब इस मोमेंट में हमें यह भी बताया जाता कि कैफ्यूजी की एनर्जी जो से वो 20% ही रह चुकी थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20% रह चुकी थी। लेकिन 20% होने के बावजूद वो अपने केओस डिस्ट्रक्शन रेल्म्स में से कंटिन्यूअसली पावर्स को
को एब्जॉर्ब करना शुरू करके अपनी बॉडीज को रीजनरेट कर रहा होता है और इसकी पावर्स बहुत ही जल्दी जल्दी वापस भी आ रही होती हैं। मतलब कह सकते हो कि वो 21, 22, 23 ऐसे परसेंट वापस आए थे, क्योंकि ये केओस डिस्ट्रक्शन रियलम में है, जिसकी वजह से इनकी पावर्स बड़ी जल्दी जल्दी बाहर के कंपैरिजन में बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे कैफ्यूजी भी जोर से हंसते हुए कहता है कि 3 ब्लेड स्ट्राइक्स, तुमने सिर्फ 3 ब्लेड स्ट्राइक्स ही किए हैं, लेकिन तुमने 3 ब्लेड स्ट्राइक्स से ही मेरे 80% एनर्जी को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। और यहाँ पर वो कहता कि देखो तो जरा, इस पूरे के पूरे इन्फिनिटी नॉन स्पेस में सिर्फ ऐसा फीट सांजुओ ही कर सकती है और आज तुमने वो कर दिखाया है। अब यहाँ पे ये भी हमें सांजो और लॉर्ड जिंगमैन के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार ये इतने पावरफुल क्यों हैं। सांजो और लॉर्ड जिंगमैन की पावर्स यहाँ पर सबसे 2 मोस्ट पावरफुल बेंग में से कंसीडर की जाती है, लेकिन इन दोनों बेंग्स की जो पावर्स लेवल से वो सेम होने के बावजूद इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज काफी डिफरेंट होती है। लॉर्ड जिंगमैन के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा जैसे टाइम एंड स्पेस को काफी अच्छे से मैनिपुलेट करता है, तो ये फ्यूचर के और पास्ट के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है और ये काउंटलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकता है, सेम टू सेम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही। और वहाँ पे अपने बैटल्स को भी प्रिपेयर कर लेता है कि इस बंदे से मुझे कैसे फाइट करनी चाहिए। आप ही बताओ कि जो बंदा फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट को भी देख सकता है, प्रेजेंट को तो सब देख सकते हैं, लेकिन जो बंदा फ्यूचर और पास्ट में आपके पूरे इतिहास को देख सकता है, तो आप के वो मूव्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, तो बताओ वो बंदा आपके अटैक से बच जाएगा या फिर नहीं। वही तो खेल है। यहाँ पर ये बंदा भी फ्यूचर्स में देखकर इसकी पॉसिबिलिटीज अटैक्स को भाप लेता है। अटैक्स करने या तो ये छिप जाता है या फिर भाग तो नहीं जाता है, लेकिन वो फिर भी डॉज कर देता है, जिसकी वजह से ये बंदा इतना पावरफुल होता है। उसको ये भी पता होता है कि उस बंदे की ऐसी क्या वीकनेस है, और ये बंदा एक तरह से कह सकते हैं कि लॉर्ड जिंगमैन उसके एनर्जी को खत्म करवा कर उसे कुत्ते की मौत मारता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी दौड़ा कर उसको घायल जरूर कर लेता है। वहीं पे सांजू की बात करें तो वो एक पूरी की पूरी प्योर डिस्ट्रक्शंस गॉडेस होती है। मतलब कि उसको भगा के या फिर कुछ और करके नहीं आता है, वो सिर्फ मारेगी तो तुम्हारा छक्का छुड़ा देगी। मतलब कि ये बंदी अगर आपसे पंगा लोगे तो ये बंदी आपको छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे आपके साथ ये ट्रिक्स नहीं खेलेगी, बल्कि ये आपको बहुत ही बुरी तरीके से मारेगी, सिर्फ पीटेगी ही, आपकी बीवी की तरह, मेरी बीवी की तरह, मतलब ड्रम वाली की तरह। अब यहाँ पे इसके जो टेक्निक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लीथल टेक्निक्स होते हैं। मतलब इसके हर अटैक्स के अंदर एक प्योर डिस्ट्रक्शंस होती है। ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शंस पे रिलाई करती है और इससे पूरे के पूरे एंशिएंट बीइंग्स तक डरा करते थे। इसकी पावर्स इतनी खतरनाक हुआ करती थी। अल्दो ये भी बताया जाता है कि मौजू के बारे में आप जानते होंगे कि उसके पास प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर्स होगी, जिसका सामना मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके मेथड्स बहुत ही खराब है और बहुत ही क्लमजी होते हैं। जैसे कि आपने अपने लॉर्ड्स के अंदर मोमैन को देखा होगा, मतलब जिन को देखा होगा, जो कि अपने गलत तरीके को यूज़ करके इस बंदे को हराया होता है, तो यार उसे ना पसंद था क्योंकि वो बहुत ही अंदर हैंड टैक्टिक्स को यूज़ किया करता था। वैसे ही मौजू भी ऐसे ही टिक्स को यूज़ किया करता था। इसके अटैक्स इतने सिंपल हुआ करते हैं कि जो भी ह्यूमन एंसेस्टर या फिर लॉर्ड के पास जरा सा भी दिमाग होगा ना, मतलब चुल्लू सर सा भी दिमाग होगा ना, तो वो उसके अटैक्स को आराम से इन्वेड कर सकता है, उसको डॉज कर सकता है, क्योंकि इतने घटिया है वाहियात इसके अटैक्स हुआ करते हैं। लेकिन सांजू की अटैक्स अलग ही टेक्निक की है, उसके टेक्निक से आप बच भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से सांजू 27 लेवल पे मौजूद है, वहीं पे मौजू 22 लेवल पे है, जबकि मौजू को उससे हाई लेवल पे होनी चाहिए थी, क्योंकि मौजू की पास ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पावर्स की एबिलिटी है, लेकिन अपनी सांजू उसे बेहतर तरीके से यूज कर सकती है, जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है अपने सारे लॉर्ड्स को, और इसी के साथ वहाँ पर अपने कैफ्यूजी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि ये 3 ब्लेड स्ट्राइक ये तो मेरे 80% को ख़त्म कर चुकी हैं। अगर ये मेरे ऊपर ऐसे ही पड़ती तो मैं तो ख़त्म हो जाता, मेरे पास वाइल्ड ब्लेड आर्मर ना होता। तो अब यहाँ पे ये सब वो देख रहे होते, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि बाकी के जो दूसरे बंदे वो बाहर से देख रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे सब देखने लगते, एक एक करके सारे एंशिएंट बीइंग्स उन सारे स्पेस एंड टाइम बैरियर्स को तोड़कर उन बैटल को विटनेस करने लगे थे। तो वहाँ पर ये भी कहते हैं कि 3 ब्लेड स्ट्राइक में ही कैफ्यूजी की 80% पॉवरली पावर्स खत्म हो चुकी हैं। आप समझ
समझ लो तो ये सेम टू सेम एक अनडाइंग बॉडी की ही जैसा है। आपने ऑरिजिन यूनिवर्स पे देख रखा होगा कि कैसे एक अनडाइंग बॉडी के ऊपर अटैक करते तो उसकी बॉडी भी 80% तक चली जाती है। सेम टू सेम अपने लॉर्ड के साथ यही किस्सा है। अनडाइंग बंदे वाले इमॉर्टल होते लेकिन उनको मारा जा सकता है। वो अनडाइंग है, उन ऐसे नेचुरल काउजेस से नहीं मरेंगे लेकिन उन पे सोल अटैक करके उनके बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके मारा जा सकता है। लेकिन सेम टू सेम केस अपने लॉर्ड्स के जैसा है, लेकिन लॉर्ड्स में केस ये होता है कि उनको मारा नहीं जा सकता है, उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसके सोल को हार्म किया जा सकता है, जो कि इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी इन सबको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, कंप्लीटली मारा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं आप ये फील करोगे कि ऑरिजिन यूनिवर्स वो बड़े स्केल पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है, ऑरिजिन लैंड को दिखा रहा है। मतलब कि आप गॉड से देखना, जो अनडाइंग बॉडी यहाँ पे है वैसे ही अपने लॉर्ड्स के पास भी सेम टू सेम पावर्स वैसी होती, बस एडवांस लेवल की हो जाती है, जिसके साथ वो सभी सोचने लगते कि आखिरकार लू फेंग की ये पावर्स इतनी ऊंचाई तक कैसे जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे एंशिएंट बीइंग्स देख रहे होते, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लू फेंग को ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं होता है अपने कल्टिवेशन फेज से निकले हुए। वहाँ पे सबके मन में दहशत पड़ जाती है और हमें बताया जाता है कि लगभग 90% एंशिएंट बीइंग्स ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम लोग लू फेंग का सामना करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, भाग जाओ, वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अगर हम लू फेंग से डायरेक्ट कॉम्बैट करेंगे तो मारे जाएंगे और एक सुसाइड की तरह ही होगी। अब यहाँ पे 90% की बात की जा रही है जो कि एंशिएंट बीइंग्स में से मौजूद थे। 90% में भी 10% बाकी 100% में से, मतलब 10% इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन क्लैन एंसेस्टर सांजो जिंगमैंग, मतलब लॉर्ड्स को अलग छोड़ दो, वैसे ही सारे बिंग फैंग हो गए, वो सब अलग अलग है। जो कि इमॉर्टल बीइंग्स है वो यार उनका कॉन्फ्रंटेशन है कि वो लू फेंग से फाइट करने के लिए लड़ जाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह से इमॉर्टल है। लेकिन वो बंदे जो कि नॉन इमॉर्टल हैं, जिनके पास बॉडी की प्रिजर्व करने की एबिलिटी तो है, लेकिन वो कितना ही प्रिजर्व कर पाएंगे लू फेंग के सामने, क्योंकि लू फेंग उनको भगा भगा कर मार सकता है। तो ये लोग ये डिसाइड करते कि हम लोगों का अगर लू फेंग का फ्यूचर में सामना होता है तो भाग जाओ बच्चे, दम दबा के भाग जाओ, वरना ये कुत्ता शेर कब बन के तुम्हें काट लेगा पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे सबने कैफ्यू जी का एग्जाम्पल देख रखा था और वो लोग ये भी सोचते कि कैफ्यू जी टॉप 10 पावर हाउसेज में से है कि जिसके पास बैटल आर्मर भी है, फॉर्मिडेबल फिजिक्स भी मौजूद है, लेकिन 3 ब्लेड स्ट्राइक्स में ही उसकी हालत ऐसी गंभीर वाली हो चुकी है। उसके साथ हमें इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर को भी दिखाया जाता है, जिसकी तो अलग ही दुश्मनी चल रही होती है अपने लॉर्ड्स के साथ। वो मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने ये तो सुन रखा था कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर जो मोस्ट चैलेंजिंग पाथ होता है वो ये होता है किसी लॉर्ड का फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करना, और यहाँ पर उसने लू फेंग के बारे में भी ये सब जान रखा था। उसने भी यार पूरी की पूरी बैटल्स को देख रखा था कि आगे लू फेंग ने कैसे अपने कैफ्यू जी से फाइट किया था। और यहाँ पर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के लीडर होने के साथ अपना सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर अपने प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा गैदर कर रखा था कि ये लोग कैसे कैसे काम करते हैं। और उसने ये पता लगाया था कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अलग अलग पाथ होते हैं जिसमें कैजुअल से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये राज अपने इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन क्लैन एंसेस्टर के लिए कोई राज बन के नहीं रह गया था, और यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशंस को ऑब्टेन कर रखा था, जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि जिंगमैंग ने भी फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया था, वहीं पे लू फेंग ने भी सेम टू सेम किया है। जिंगमैंग की स्ट्रेंथ ऑलरेडी सांजुओ को राइवल करती है, मोर ओवर वो पास्ट और फ्यूचर को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जिसकी वजह से वो हर एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देख सकता है और उसको फेस करना ही एक अलग ही सर का दर्द बन चुका है। लेकिन यहाँ पर लू फेंग रिसेंटली ही लॉर्ड बना है, लेकिन इनके बावजूद उसकी पावर जिंगमैंग और सांजुओ की ही बराबर हो चुकी हैं, और अपना सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर वो इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश होता है और उसने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया होता कि ये बंदा ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है। लू फेंग, जिंगमैंग और सांजुओ सेम लेवल पे आ चुके हैं। ये तीनों अपने पाइनिकल ऑफ कॉम्बैट पावर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दी है। लेकिन एक बात ध्यान से देना कि अभी लू फेंग ने अपने सेकेंड लॉ को कंप्लीटली कंप्रीहेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी लू फेंग का कंपैरिजन सांजो और जिंगमैंग से किया जाने लगा है। उसकी पावर्स उतनी बढ़ चुकी है। जरा गौर करो, अगर लू फेंग अपने सेकंड डाउस को क्रिएट कर लेगा उन सबसे भिड़ने से पहले, तो लू फेंग की पावर्स कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएंगी। मुझे तो ये भी लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में लू फेंग यहाँ के डिस्ट्रक्शन रियलम को भी अपना घर बना लेगा, मतलब इसके ओरिजिन कोर को रिफाइन कर लेगा। ज़्यादा दिन दूर नहीं है और जब लू फेंग यहाँ का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेंग बन जाएगा, लेकिन उसके बाद की कहानी क्या, आखिरकार उसके बाद कौन सी कहानी आएगी ये तो हमें भी नहीं पता है। क्योंकि जब लू फेंग
यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा तो यार लूफिंग चारों जगह शांति ही फैलाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके ऊपर क्या क्या लैंड ऑफ ऑरिजिन के भी ऊपर कोई पड़ जाती है, क्या उसके ऊपर भी कोई एक रियलम आती है? तो इसका जवाब हो सकता है हाँ जरूर आती होगी। यहाँ पे हमें सारे एंशिएंट बीइंग्स के बारे में अच्छे से नहीं बताया गया है और सारे मिस्टीरियस लैंड्स के बारे में भी अच्छे से नहीं बताया गया। जैसे हमारे ऑरिजिन यूनिवर्स के अंदर भी एक बाहर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट मौजूद थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी एक मिस्टीरियस रियलम मौजूद हो जो कि आपको एक अलग ही जगह ट्रांसफर कर सकती है। बस मेरी एक थोड़ी है, अब ये तो राइटर पे ही डिपेंड करता है कि इसके आगे क्या होता है। अब यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवांचेस्टर अंदर ही अंदर कहता है कि दो मैं कैफ्यूजी को सप्रेस तो कर सकता हूँ, लेकिन इतने लंबे कॉम्बैट के बावजूद मैं उसके 80% बॉडीज को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे इस बंदे को ही फिक्र नहीं थी, बल्कि दूसरे मेजर फैक्शंस के लीडर्स को भी फिक्र होने लगती है। आइस पीक फैक्शंस के लीडर भी वो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसे यार वो सारे लम्हे याद आने लगते हैं कि कैसे लू फेंग और कैफ्यूजी फाइट कर रहे थे और वो बिंग फेंग उन सभी को ऑब्जर्व किए जा रहा होता है। बिंग फेंग अंदर ही अंदर ये कहता है कि लू फेंग की डिस्ट्रक्टिव पावर्स मेरे से भी सरपास कर चुकी हैं। अगर यहाँ पे बस हल्का फुल्का मार्जिन होता तो मुझे यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गैप बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। बिंग फेंग यहाँ पे अपने आंखों के अंदर ये दर्शाते हुए कहता है कि अब तो ये लू फेंग अपने सिस्टर सांजू के बराबरी कर चुका है। अब यहाँ पे बिंग फेंग इतना नाराज क्यों हो रहा था, इतना नाखुश क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे एक चीज़ अच्छे से पता थी कि उसकी आइस पीक फैक्शंस बनी ही क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे सांजू मौजूद हैं। सांजू की वजह से उसकी आइस पीक फैक्शंस में इतनी चलती, वो लीडर बनकर रहा है, वरना उसकी बातें कोई भी नहीं सुनने वाला है। उसकी कमांड अपने सांजू की ही वजह से चल रही होती है और उसका पूरा दबदबा बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे और भी बंदे पावरफुल होते जाएंगे तो यार कह सकते हो कि दबदबा कम होता जाएगा। और यहाँ पे अगर सांजू निकल गई तो मतलब कह सकते हो कि आइस पीक फैक्शंस पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसी बार ये सभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन उसी के साथ हमें एक पेक्यूलियर क्यूब शेप में किसी को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताया तो नहीं जाता कि ये कौन है, लेकिन वो बस इतना ही कहता है कि मैं बस इंतजार नहीं कर सकता लू फेंग से फाइट करने के लिए। उसी के साथ हमें अपने 27th लेवल के अंदर सांजू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठकर अपने लू फेंग की फाइट्स को देख रही होती है। वो कहती हैं कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स तो मुझे टक्कर देने वाला है और मैं उससे फाइट करना चाहती हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आखिरकार वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब कह सकते हो कि कैफ्यूजी को जैसे कोई भी बैटल में उतनी ज़्यादा एक्साइट नहीं कर पाता, तो वैसे ही सांजू नंबर 1 होने के साथ उसे भी कोई भी एक्साइटमेंट नहीं देती। जैसे मैंने बताया कि अपना जिंगमैंग सांजू के बराबर करता है, लेकिन अपना जिंगमैंग है ना वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता, वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को यूज करता है, वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता है। डायरेक्ट कॉम्बैट में जाने के लिए वो एक स्कीम बनाकर मारता है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि अपनी सांजू को एक अच्छा सा सेटिस्फाई करने वाला, वो सेटिस्फाई करने वाला कि हाँ मजा आया, वैसा बैटल आज तक देखने को नहीं मिला। इसी वजह से वो लू फेंग से इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी कि यार लू फेंग आएगा और से वो मज़ा दिला के जाएगा, जो कि उसे समझ सकते हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके साथ हमें सीन चेंज का फाइनली अपने लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैफ्यूजी मौजूद था। वहाँ पे वो इस बैटल से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पर वो लू फेंग से कहता है ब्रदर लू फेंग क्या तुम्हें ये केओस डिस्ट्रक्शन रियलम चाहिए? तो वहाँ पे लू फेंग कहता कि देखो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे वो उससे कहता कि कैफ्यूजी क्या तुम अपने रियलम इनवर्स को मुझ पर फुल फोर्स से अटैक करवाने को कह सकते हो? अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि लू फेंग के लिए केओस डिस्ट्रक्शन रियलम को ऑक्यूपाई करना क्यों इतना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अभी 23rd लेवल और 25th लेवल उसे कोई भी क्लेम नहीं किए हुए, जिसकी वजह से लू फेंग उन्हें बड़ी आसानी से सीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लू फेंग ये भी अच्छे से जानता था कि वो चाहे तो और भी डीपर हिस्से में जा सकता है और वहाँ पे 28, 29 लेवल 30 लेवल्स तक को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से वो कैफ्यूजी के ऑफर को ठुकरा देता है कि बच्चे मैं तुम्हारे 16 लेवल को ऑक्यूपाई करके क्या ही करूँ, यहाँ पर तो मुझे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसके साथ कैफ्यूजी भी कहता है बहुत कुफ और इमीडिएटली वो अपने 230 रियलम इनवॉइस को लू फेंग पर अटैक करने के लिए बोल देता है। अब ये सारे रियलम इनवॉइस होते हैं, ये किसी प्लांट लाइक बीइंग्स के जैसे होते हैं जिसके अंदर काउंटलेस ब्रांचेस होते हैं। मतलब फिर से हमें मोयन वाइन्स का जिक्र देखने को मिल गया, क्योंकि वो उसके ही जैसा होता है। मैंने कहा ना कि सेम टू सेम कहानी वैसे ही रिपीट होकर चल रही होती, बस हायर लेवल पावर्स आ चुके हैं। लू फेंग वहाँ पे बैठकर उनकी पावर्स को महसूस करने लगता, और जब अटैक्स आते तो लू फेंग को पता चलता कि ये डिस्ट्रक्टिव पावर्स ये तो बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ पर लू फेंग उन सारे अटैक्स को लेते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। लू फेंग को पता चलता है कि इसके अंदर 70% डिस्ट्रक्शन और 30% लाइफ, और ये लाइफ सेविंग पावर कहलाती है।
और ये भी बताया जाता है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स अभी लू फेंग पे लग रही थी वो लू फेंग के डिस्ट्रक्टिव पावर्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जिसकी वजह से लू फेंग की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ लू फेंग वहाँ पे बैठकर कल्टिवेशंस में विलीन हो जाता है और वही कल्टिवेशंस वाली बकवास होती है जिसको कि हमें स्कीप करती हैं, जिसके साथ हमें सीन चेंज का इनेट लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बारे में बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि कैसे इस जगह पे काउंटलेस ह्यूमन एंसेस्टर्स, मतलब काउंटलेस तो नहीं, ह्यूमन एंसेस्टर्स पैदा लिया करते हैं और यहाँ पे लोगों के द्वारा ही एक कंट्रोल किए जाते हैं। एंसेस्टर्स बड़े बड़े स्पेसेस को कंट्रोल किया करते हैं। अब ये भी बताया जाता है कि ये इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन इस दुनिया के अंदर भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स काफ़ी ज़्यादा लैक किया करते हैं, लेकिन फिर भी इस जगह पे लो लेवल और हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बहुत ही भरे पड़े होते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑरिजिन वर्ल्ड्स खाना है जो कि ह्यूमन एंसेस्टर नहीं करते हैं, तो ह्यूमन एंसेस्टर्स को अगर ऑरिजिन कोर्स खाना है तो या तो वो उस कोर को अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स खा सकते हैं, या फिर अगर किसी एक नए ह्यूमन एंसेस्टर्स को जन्म देना है तो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उन कोर्स को खाकर अपनी पावर्स को बढ़ाकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाकर एक ह्यूमन एंसेस्टर लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और इसी कारण यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही थी और रिसोर्सेज काफ़ी कम हो रही होती है। इसके साथ हमें एक ऐसे ही रिमोट रीजन के अंदर एक ह्यूमन एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सुई यू ह्यूमन एंसेस्टर। अब सुई यू ह्यूमन एंसेस्टर्स की अपनी खुद की क्लैन होती है जो कि बाकी के ट्राइब्स के जैसे कमजोर होती है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और इस ट्राइब को वो अपने प्रोटेक्शंस के अंदर रखता है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि सु यू ह्यूमन एंसेस्टर्स, उसका कोई मतलब नहीं था कि वो दूसरों से लड़ाई करने के लिए जाए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर होती है, जिसकी वजह से इसको फोर्सफुली अपने दूसरे फैक्शंस के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। और इसलिए इसने इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस को ज्वाइन किया और साथ में इसने जायंट गॉड एम्प्रेस को भी साथ रहना शुरू कर दिया। मतलब कह सकते हो कि ये बंदा कमजोर था जिसकी वजह से इसको किसी फैक्शंस को ज्वाइन करना ही पड़ा। अब यहाँ पे सारे ह्यूमन एंसेस्टर लड़ाई के शौकीन नहीं होते, बस कुछ शांतिपूर्वक भी रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी मेजर फैक्शंस को ज्वाइन नहीं करते तो यार ये आपकी ही तबाही का कारण बन सकता है। अगर कोई ह्यूमन एंसेस्टर्स अकेले रहता है और किसी से अटैचमेंट नहीं रखता है, मतलब कि अकेले उसको किसी से मतलब नहीं है, किसी दुनिया जहान से, उसको ऑरिजिन वर्ल्ड से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तो ये बंदा आराम से अपने आप के लाइफ कोर को सिक्योर करके इसको छिपा करके इन पूरे के पूरे इनफिनाइट ह्यूमन स्पेस में छिपा सकता है खुद को। किसी की मजाल नहीं होगी कोई भी ह्यूमन एंसेस्टर उसको ढूंढ पाए, जब तक कि अपने लॉर्ड जिंग बैंग अपने स्पेस एंड टाइम की पावर्स को यूज करके पास्ट को देखकर उसके लोकेशंस का पता ना लगा पाए, तब तक इसको ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब किसी ह्यूमन एंसेस्टर्स को अपनी बड़ी सी क्लैन को प्रोटेक्ट करना होता है तो यार इन्हें किसी मेजर फैक्शंस के साथ ज्वाइन करना ही पड़ता है, वरना अगर अकेले रहें तो चीर फाड़ करके मार दिए जाओगे, तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को ही तबाह कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसको ज्वाइन करना पड़ा था। और ये इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस को ज्वाइन कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी क्लैन एक प्रॉस्पर पीस में आ चुकी थी और कोई भी बंदा इसके एंसेस्टर क्लैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं किया था, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे के पूरे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस को चैलेंज कर रहा है और कोई भी ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा। और मोर ओवर यहाँ पे अपना ये सु यू ह्यूमन एंसेस्टर जो होता है वो जायंट गॉड एम्पर का एक सपोर्टर भी होता है, जिसकी वजह से ये उसके प्रोटेक्शंस को भी रिसीव करता है, जिसकी वजह से कोई की मजाल नहीं होती है कि यार इसको छू सके। लेकिन ऑफ कोर्स जब भी जायंट गॉड एम्पर फैक्शंस किसी वॉर पे जाती हैं तो इस बंदे को भी उस वॉर में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको चुकानी पड़ती है कर्ज, और कर्ज चुकाने से ही चुकती है, मतलब वही साइज की बात नहीं करते, जिसके साथ चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर भी अपने लू फेंग और कैफ्यू जी की बैटल्स को देख रहे होते हैं और वो भी ये बात को देख कर कहा था कि ये सब तो सच में टेरिफाइंग है, ये तो प्रीवियस 2 फैक्शंस के वॉर से भी काफी खतरनाक लग रही हुई है। अब यहाँ पे बहुत ही बकवास की जा रही होती, पता नहीं किस साइड कैरेक्टर्स को लाकर यहाँ पे पटक कर रख दिया गया है, क्योंकि ये बंदा कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इसका कोई भी बैटल से इंटेंट नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब ये थोड़ा मोड़ा पावरफुल है लेकिन उतना भी पावरफुल नहीं है, इसके साथ वो भी इन सब चीजों के बारे में सुनने लगता है। अब यहाँ पे सु यू ह्यूमन एंसेस्टर वो भी अपने आप को फर्स्ट लेवल में एंटर करवाना चाहता था, लेकिन फर्स्ट लेवल में तो बा फायू मौजूद था और यहाँ पे बा फायू की वजह से वहाँ पर वो एंटर
नहीं कर पाता था और बाफायू अपने आप को लू फेंग के सामने एक लो प्रोफाइल रखा करता था, लेकिन ये लो प्रोफाइल होने के बावजूद ये टॉप 30 में आया करता है। और यहाँ पे इसी वजह से बाफायू के सामने ये सू यू हिनवानचेस्टर नहीं एंटर कर सकता था, जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सू यू हिनवानचेस्टर वही कैफ्यूजी के बारे में बात करने लगता है जो उसकी सारे इंटरेस्ट बात करे। तो इस चीज़ को स्किप कर दो, टॉप 10 यहाँ पे पावरफुल ही सब, तो इसको स्किप करते हैं, पूरे के पूरे एक पेज को स्किप करते हैं क्योंकि यही लिखी हुई है, जिसके साथ हमें ये दिखाया जाता है कि सारी हिनवानचेस्टर उस बैटल को विटनेस करने पे लगे हुए थे, सबकी बोलती बंद हो चुकी थी, सबकी फट चुकी होती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे एंचेस्टर होते हैं जो कि इस बैटल को नहीं देखे होते, तो वो रिकॉर्डिंग्स को देख रहे होते हैं, वहाँ पे बड़ी सी स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करके उनको टेलीविजन पे देख के भेज दिया गया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस अपनी मेमोरी शेयर कर दिया गया होता है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि कुछ एंशिएंट बीइंग्स तो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में जा भी नहीं सकते, लेकिन इन सब के बावजूद वो वहाँ के बैटल पावर्स को देख सकते कि कैसे कैसे फाइट हो रही है अपनी एक टेक्निक्स को यूज करके, और सब ने लू फेंग की पावर्स को देख रखा था और सब एक चीज कहता है कि हाँ अगर लू फेंग से सामना हुआ तो भाग जा। जिसके साथ फाइनली हमें लॉर्ड्स के रिएक्शंस को भी दिखाया जाता है, जो कि चैप्टर में इंक्लूड करना एक अच्छी सी बात है क्योंकि मजा आता है रिएक्शंस को देखकर। अब यहाँ पे हमें लॉर्ड मोमेंट को दिखाया जाता है जो कि इन बैटल्स को देखते हुए कहता है मैग्निफिसेंट, जिसके साथ वो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड, जिसने कि फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया है, इनकी स्ट्रेंथ लू फेंग की स्ट्रेंथ तो हम सबको ऑलरेडी सरपास कर चुकी है। अब लू फेंग की जो स्ट्रेंथ पहले अपने लॉर्ड्स के अंदर 7-6 पे आया करती थी, वहाँ पे अब फाइनली लू फेंग की स्ट्रेंथ 1-2 पे आने लगी है, मतलब कुछ एपिसोड्स बाद लू फेंग की स्ट्रेंथ टॉप 1 में भी आ जाएंगी। जिसके साथ लॉर्ड जिन जो कि 13 लेवल में होता है, वो लू फेंग की 16 लेवल को वॉच कर रहा होता है, वो कहता है कि ये लू फेंग तो ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। लॉर्ड जिन के बारे में आपको अच्छे से बात है। अब यहाँ पे एक और मैं थ्योरी दूंगा जो कि लास्ट में होगी। अब यहाँ पे लॉर्ड जिन यहाँ पे लू फेंग की टेरिबल मैनेजमेंट पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, क्योंकि लू फेंग की अपनी खुद की ऑरिजिन लैंड जगह मिल चुकी थी जहाँ पे वो गवर्न किया करता था, जहाँ पे लू फेंग ने अपनी खुद की पॉलिसीज बना रखी थी। लू फेंग ने वहाँ पे सारे कैलेमिटी क्लास प्रैक्टिशनर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर रखा था और वो उन सबको बिल्कुल भी नापसंद करता था। हम अच्छे से जानते हैं लू फेंग की पूरी जर्नी को देख रहे कि कैसे लू फेंग उन लोगों से सख्त नफरत किया करता था जो कि कमजोरों को सप्रेस किया करते थे और वो उन सबको पनिश किया करता था। ऑफ कोर्स लू फेंग खुद नहीं करता था, बल्कि उसने जिम्मेदारी दे रखी होती है। और यहाँ पर लू फेंग की यार नज़र से उन सबको जीने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन लॉर्ड जिन के नज़र से वो उन सबको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते हैं, क्योंकि ये बंदे वो होते हैं जो कि सारे कठिनाइयों को तबाह करते हुए उस टॉप एलाइट पे आया करते हैं और इस काउंटलेस वॉरियर्स को हरा के टॉप पे आया करते हैं। और ये बंदा खुद उस रास्ते पे चल के आ चुका है और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ये रिकॉन्सिल नहीं हो सकते हैं। लॉर्ड जिन यहाँ पे लू फेंग के साथ कॉर्पोरेट कर सकता था ओकेजनली, जब यहाँ पे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को जरूरत होगी, जब पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को इंटरेस्ट की जरूरत होगी। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो लॉर्ड जिन अपने लू फेंग से दूरियां ही बना कर रखेंगे। लेकिन उसी के साथ लॉर्ड जिन यहाँ पे सोचते हुए कहते हैं कि लू फेंग तुम स्ट्रॉन्गर हो चुके हो मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। नायगू और मैं दोनों कैलेमिटी प्रैक्टिशनर टाइप प्रैक्टिशनर हैं और फ्यूचर में यहाँ पे तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत है। मतलब कि यहाँ पे लॉर्ड जिन ये दिखाने को यार कह रहा है कि यार मैं कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर अच्छा, लू फेंग कहता है कि नहीं वो अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे दोनों सप्रेस और यहाँ पे आपने जैसा देखा कि एक बार युवान ने कह रखा था कि दोनों फाइट करके देख लो, जो जीता उसके ही रूल्स को मारी जाएगी। लेकिन यही हो सकता है कि लू फेंग तो यही चाहता है कि उन सबको पूरी तरह से तबाह कर दो और लू फेंग और जिन के बीच में बहस जरूर हो जाएगी और कह सकते हो कि अपने लॉर्ड्स के अंदर ही एक मतभेद शुरू हो जाएगा, जहाँ पे वो अपने लॉर्ड्स के अंदर भी कह सकते हो तो एक बंटवारा होने लगेगा, एक सिविल वॉर की तरह, क्योंकि लॉर्ड्स प्रैक्टिशनर्स को ज़्यादा ही आगे चल के ओवर पावर हो जाएंगे तो गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर ही होना निश्चित है। और यहाँ पे सिविल वॉर लू फेंग के बीच और अपने जिन और नायगू के बीच में हो सकती है और यहाँ पर हो भी सकता है कि जिन अपने लॉर्ड से रिश्ते नातों को तोड़ ले, क्योंकि यहाँ पर ये अलग ही चीज़ है, क्योंकि लू फेंग उन सबको नहीं देख सकता, लू फेंग सबको मिटाना चाहता और लू फेंग ने ये भी कहा था कि अगर मैं पावरफुल बन जाऊँ तो मैं सबको मिटा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आपका क्या कहना है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।